हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दाबाई वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्या क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 तीसरे अध्याय की शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। तो तीसरे अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें तो बेसिक्स इंट्रोडक्शन और कुछ आपके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आपके कुछ जो डाटा था उसकी मैंने बात की थी, और कुछ सरकार की जो चलाई हुई कुछ कार्यनीतियां उनकी बात की थी। ठीक। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उससे आगे की कहानी को। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। तो आज देखो हमारा जो है जी आपका जो हमने तीसरा अध्याय शुरू किया था जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपका ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो आपको जैसा ही पता होगा कि हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी की एक हेडिंग और लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, कुछ समस्याएं थी हमारी जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड और उनके समाधान, और आपकी जो सरकार की कार्यनीतियां उनके बारे में। ठीक। और इसके बाद में जब आप आगे रीड करोगे एनसीईआरटी को तो एक हेडिंग मिलती है आपके ऑर्बिपेदम, या बोलते हैं इसे एमनियोसेंटेसिस। ठीक। तो ये क्या होता है, और इसके बाद में बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट की। और बेसिक जानेंगे जनसंख्या क्या होती है और जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। ठीक। और इसके बाद में काफी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करूंगा मैं क्यों उल्बेदन से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए ये हम लोग उल्बेदन में होता क्या है, बेसिक से एक कहानी मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, थोड़ा सा कभी ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी मैमल्स होते हैं, तो जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, तो स्तनधारियों में क्या होता है, जो बच्चा जो होता है वो एक लेयर में अंदर पैक होता है। ठीक। जिसे हम क्या बोलते हैं, आपको एक उल्ब बोलते हैं, उल्ब। ठीक। और उसी में क्या होता है, आपका शिशु जो होता है वो मतलब अंदर पैक रहता है, और उसके चारों ओर क्या रहता है, उसी में शिशु के चारों ओर क्या एक द्रव भरा रहता है। और उस द्रव में क्या हुआ रहता है, उसमें कुछ सस्पेंड कोशिकाएं होती हैं। सस्पेंड वो बोलेंगे मतलब जो बिना उली हुई हो। ठीक है। तो इसमें टेक्निक में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका मैंने बना दिया है मान लो ये शिशु है पढ़ रहा है अंदर, और ये आपका उल्लू बना दिया है एमनियस, एमनियोटिक लेयर बोलते हैं इसके लिए। और ये अंदर द्रव भर दिए, इसे बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका अपरा होता है, अपरा, और आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको बचाते हुए, मतलब ये डैमेज ना हो। सपोज करिए यहां पर आपका अपरा फैला हुआ है, और अपरा से क्या निकलता है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है। ठीक है, नाभि रज्जु, तो वो यहाँ पर नाभि में आकर कनेक्ट देती है। तो ये सुई जो होगी, जो इंजेक्शन सुई होगी, वो यहाँ कहीं पर एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर, मतलब इसको बचा दें। जब आप लिखोगे तब भी पता लिखने लायक पड़ेंगे। इनको बचाते हुए क्या करते हैं, सुई को प्रवेश कराते हैं, और उससे क्या करते हैं, ये अंदर जो द्रव भरा होता है आपका, इसको बाहर निकालते हैं। और इस द्रव को बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, एक परख नली में क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में परख नली में ले लेंगे। एंड इस परख नली को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ऐसा कंडीशन यहाँ पर जैसा रहता है, मैं बताऊं सिंपल सी बात है, और थोड़ा सा करूं। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ घर में क्या होता है, कभी दही से जो मट्ठा बनता है, तो दही को मठा जाता है, ठीक है, दही मथना बोलते हैं। तो दही को जब मथा जाता है तो उसमें क्या होता है, जो मक्खन होता है वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो द्रव निकाला है आपने, एमनियोटिक द्रव निकालता है, इसको मथा जाता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा। जब बहुत ज्यादा रेंज होती है इसकी, 15,000 राउंड लगते हैं पर मिनट में इसकी। ठीक। तो उतनी रेंज पे लगा दे, इसमें क्या हो जाता है, इसके हर सेल्स अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि क्या होता है, सेल्स के अंदर की स्टडी कर सकते हो, यानी इसमें गुणसूत्रों को देख लिया जाता है। ठीक है। तो गुणसूत्रों से देखने से क्या होता है, जो अंदर जो भ्रूण पल रहा है, जो आगे जाकर के जो बच्चा बनेगा, ठीक, तो इस जिसमें क्या होगा, ये जो बच्चा जो होगा, इसमें कोई ऐसी असमानता तो नहीं है। क्या बताया मैंने, असमानता तो नहीं है।
असमानता बोले तो कुछ ऐसी कोई बीमारी हो, ठीक है, जो आगे जाकर के इसकी जान के लिए खतरा बन सके, या कुछ ऐसी बीमारी हो जो मम्मी, जो उसकी माता जो पाल रही है पेट में गर्भ में, ठीक है, तो उसके लिए खतरा बन सके। इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसी असमानताओं को देखते हुए ये टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है उल्बेबेदन या बोलेंगे एमनियोसेंटेसिस। यदि इन केस ऐसा होता है तो सरकार क्या कहती है, यदि आपका ये जो भ्रूण है ये 14 से 20 सप्ताह तक है, क्या मैंने लिखा है इस लाइन को ध्यान रखना, अभी मैं लिख के भी दूंगा आपके लिए कुछ लाइन। 14 से 20 सप्ताह तक है तो आप यहां से क्या करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो। क्या करा सकते हो, अबॉर्शन, यानी सिंपल से बोले तो गर्भपात करा सकते हो। ठीक, क्यों, ये जो बच्चा जो बनेगा वो नाकाम होगा, बेकार होगा, और हो सकता है इससे क्या हो जाए, जो मम्मी है, जो मदर हो, इसके लिए खतरा हो। ठीक, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, गर्भपात कर सकते हैं। लेकिन इंसान ने क्या किया, देखो ये टेक्निक थी भलाई के लिए बनाई गई थी। इंसान ने यहीं पर क्या हुआ, इंसान ने सोचा कि देखो गुणसूत्रों का पता लग जाता है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें सीख पढ़ा रखी है एक्स और बाई के कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया, एक्स और बाई, बाई एक्स एक्स, बाई बाई, और आपका एक्स वाई। ठीक, ये कंडीशन क्या होता है, ये क्या है, एक्स एक्स मिलेंगे आपके, एक्स वाई मिलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, मान लिया कि सारे एक्स वाई, एक्स एक्स हैं सारे, और एक एक्स वाई है। ठीक, यानी ऐसे गुणसूत्र हैं जिनसे क्या हो जा रहा है, आपका एक्स वाई है। ठीक है, मान लिया एक्स एक्स सारे हैं, यानी क्या हो, यहाँ जो संतान होगी वो क्या होगी, मादा होगी, यानी लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी। तो अब यहाँ पर इंसानों ने क्या किया, मानव ने, भूलिए, इंसानों ने जैसे जाने की लड़की है, क्योंकि इन गुणसूत्र देख लिए क्या है, एक्स एक्स है, इट मीन्स क्या है, जो संतान होगी वो लड़की होगी, खत्म करो, खत्म करो इसको, मतलब क्या करा दिया, गर्भपात करवा दिया। ठीक, जिससे क्या हुआ, भ्रूण हत्या बढ़ी। क्या बढ़ गई, भ्रूण हत्या बढ़ गई। ठीक, तो भ्रूण हत्या बढ़ गई, सरकार ने क्या किया इसको, ये देखो ये चीज अलग चल रही, साइंटिस्ट चला रहे हैं। तुरंत जब सरकार ने फिर नजर पड़ी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत सारे भ्रूण हत्या ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, लोग देख रहे हैं कि हाँ एक्स एक्स लड़की है, खत्म कर दो। ठीक, जब ये बहुत सारे केस बढ़ गए, इससे क्या हुआ, जो लिंगानुपात था उस पर फर्क पड़ेगा। सिंपल से obvious सी बात है, जब लड़की कम होगी तो लिंगानुपात बढ़ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसको देखते हुए सरकार ने इसको क्या कहते हैं, प्रतिबंध कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया इस पर। अब ये जो है कोई ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, और कोई डॉक्टर करता भी है तो उसके साथ मतलब कानूनी कार्रवाई होगी। ये रोग पता लगा सकते हो लेकिन लिंग की जांच नहीं कर सकते। गुणसूत्र उसमें यह है, जो लिंग की जांच होती है वो नहीं कर सकते, लिंग जांच नहीं कर सकते। ठीक, तो ये बेसिक टेस्टिंग होती है आपकी किसकी, उल्बेबेदन की। ओके, इसकी बात करेंगे, अब थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, फिर बात करेंगे आपकी नेक्स्ट जो आती है इसमें। तो समझ गए होगे पूरी कहानी को है क्या, पूरी ही मैटर में लिखना क्या है आपको। इसका डायग्राम कुछ नहीं बनाने का था, केवल आपके पूछे जाएगा एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो आपको कुछ पॉइंट मैं लिख के दे रहा हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी जो भी आपके पास बुक हो उन्हें रीड कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला पॉइंट आप क्या नोट करोगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखोगे तो यहां पर लिखेंगे यह जन्म से पूर्व, बच्चे का जन्म नहीं होता उससे पूर्व, जन्म से, यह जन्म से पूर्व कुछ आनुवांशिक विकारों, क्या लिखेंगे, जन्म से पूर्व आनुवांशिक। अभी एक चीज मैं और बताऊंगा, जैसे किसी बच्चे को पीलिया है तो क्या सिर्फ पीलिया आती है, नहीं, जो आनुवांशिक रोग होते हैं उनकी जांच हो जाती है। ठीक है, यह जन्म से पूर्व आनुवांशिक रोगों की, रोगों की पता लगाने की, रोगों का पता लगाने की, रोगों का पता लगाने की तकनीकी है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यह जन्म से पूर्व, बच्चे जो जन्म नहीं होता उससे पूर्व, मतलब मैंने कितना बोला था, 14 से 20 सप्ताह तक के बच्चे। ठीक, तो ये टेक्निक यूज की जाती है।
ओके, इसमें होता क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे। क्या पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अपरा व अम्बिकल कॉर्ड क्या होती है, नाभि रज्जु, प्लेसेंटा यानी अम्बिकल कॉर्ड, और आपका ये हो गया अम्बिकल कॉर्ड की हिंदी, नाभि रज्जु को बचाते हुए, को बचाकर सुई की सहायता से, सुई की सहायता से एमनियोटिक द्रव निकालकर उसमें उपस्थित गुणसूत्रों की जांच की जाती है, जांच की जाती है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप अपने अपने जो भी एफर्ट लगा सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो अपरा व नाभि रज्जु को बचाकर क्या करते हैं, सुई की सहायता से एमनियोटिक द्रव होता है जो मैंने यहाँ पे बताया था, उसको निकालकर और उसमें उपस्थित जो उसकी कोशिकाएं होंगी, तो मैंने बोला सस्पेंड कोशिकाएं, तो उन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जांच की जाती है। इससे ये पता चल जाएगा कि जो आपका भ्रूण जो है उसमें कोई ऐसी कोई बीमारी तो नहीं जो गुणसूत्रों से रिलेटेड, उसका पता लगाया जाएगा। मैंने पहली लाइन में लिखा आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा ये सिंपल से आपने टाइफाइड मलेरिया ये होता है, ये कोई आनुवांशिक रोग नहीं है, ये गुणसूत्रों से नहीं फैलते। ऐसा नहीं गुणसूत्रों की जांच से पता चल जाएगा तो ये मलेरिया है। ठीक है, तो इस चीज है मैंने लिखी यहाँ पर। इसके बाद में आगे लिखेंगे यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया होती, प्रोसेस होता है, वो 14 से 20 सप्ताह तक के भ्रूण के लिए कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस कराना है तो 14 से 20 सप्ताह तक के भ्रूण के लिए ये कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में अगला पॉइंट नोट करेंगे यहां से आपके, और किसमें, और इसमें क्या होता है, और क्या होता है। तो जैसे गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र से संबंधित तो कुछ आपके रोग, आपके सिंड्रोम हो गए, डाउन सिंड्रोम हो गए, इनका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपको यहां से मैं लिखता हूं डाउन सिंड्रोम, ये आनुवांशिक भी समझ आएंगे। चलो मैं लिख दूंगा यहाँ पर डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें, इससे क्या करते हैं, लिंग की जांच की जा सकती है, लिंग की जांच की जा सकती है। ठीक है, अब भारत सरकार ने क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में साथ साथ में याद रखना है। ठीक है, 2017 में भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या कर दिया भारत सरकार ने, इसे प्रतिबंधित कर दिया। ये जो प्रक्रिया है ये प्रतिबंधित है, बैन है, प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित कर दिया है। बहुत ही मतलब रेयर केस में आप ये करा सकते हो, कराने साथ में आपको तब भी इसकी छूट नहीं है, ये नहीं करा सकते हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल अवैध है, ऐसा करते पकड़े गए तो जेल हो जाएगी, करने वाले करवाने वाले की। ठीक है,
कर दिया है। ठीक, तो ये होती है आपका, क्या मैंने बोला, ओमनियो सेंटेंस। ओमनियो सेंटेंस क्या बोलते हैं, उल्बुभेदम। ठीक, क्लियर। इसके बाद में अगली जो हेडिंग मैंने पढ़ी, क्या लिखी, जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो पहले हम वर्ड समझे जनसंख्या क्या होती है। ठीक, और जनसंख्या का अध्ययन क्या होता है, सब सिंपल चीजें स्टार्ट करेंगे आपकी कहानी को। तो जनसंख्या में, इसमें जो कुछ समझा नहीं है डायरेक्ट मैं नोट करूंगा और आप मेरे साथ में लिखेंगे। ये चीज इसकी अलग रहेगी, इसको इस लाइन से मैं मार्जिन कर दूंगा, यहाँ से करूंगा कहानी को स्टार्ट। इसमें होता है जनसंख्या है क्या। तो जनसंख्या की हम बात करते हैं, आपका जनसंख्या तो लिखेंगे किसी विशेष स्थान, समय, किसी विशेष स्थान समय पर, समय पर उपस्थित मनुष्यों की संख्या। ठीक है, किसी विशेष स्थान समय पर उपस्थित मनुष्यों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या कहलाती है। ठीक, अब इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, यहां पर लिखेंगे इसके अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। कोई भी जनसंख्या है तो उसमें मेन चीज क्या होगी, इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो कोई स्थान होगा। स्थान क्या हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, कोई शहर हो सकता है। ठीक, एक पूरा प्रांत हो सकता है, कोई पूरी कंट्री हो सकती है। ठीक, इसके बाद में क्या, कुछ समय हो सकता है, जैसे पहले, जैसे सपोज करिए आपकी 2000, अभी क्या चला है 25, 2024, कोई भी एक गांव ले ले जिसकी जनसंख्या मान लो कितनी थी, 1000 मान लो। ठीक, और 2025 में, एक साल के बाद में उस संख्या कितनी होगी, 1200 हो गई। ठीक, तो ये क्या हुआ भाई, ये समय हो गया, ये से पहले पची जनसंख्या थी और ये बाद में हो गई। तो ये नंबर कितने हैं वहां पर, कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, मतलब है कि वहां पर आपके स्त्री पुरुष बच्चे सब टोटल जनसंख्या में सारे काउंट होते हैं। ठीक, तो मैंने एक और लिखा है मनुष्यों की संख्या क्या कहते हैं, जनसंख्या कहलाती है। अब मैं यहाँ पर मनुष्य की बात कर रही हूँ, ये अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई आप अलग, आप थोड़ा सा हाई क्लास में पढ़ोगे तो ये पॉपुलेशन वर्ड होती है, जनसंख्या पॉपुलेशन, लेकिन अलग अलग होता है। जैसे आप शेर पढ़ रहे तो शेर की पॉपुलेशन होगी, आप भेड़ पढ़ रहे भेड़ की पॉपुलेशन होगी, तो उनके अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक, जैसे हमें तो जनसंख्या विश्व पढ़ना है तो इंसानों के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने क्या बताया आपके सिंपल से, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको अध्ययन क्या कहते हैं। अध्ययन की बाद में बात करेंगे विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। मैन हेडिंग जनसंख्या विस्फोट है, ये तो मैंने बेसिक बताया आपके लिए। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हो विशेष स्थान, किसी विशेष स्थान पर कोई निश्चित कोई समाप्ति रही होगी, उसमें अचानक बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नोट करूंगा, किसी विशेष स्थान पर निश्चित समय अवधि में, कोई निश्चित समय अवधि रही होगी, समयावधि, जन क्या लिखा है, निश्चित समय अवधि में
निश्चित समय अवधि में क्या हो, बहुत ज्यादा अचानक वृद्धि हो जाए, ठीक है, में अचानक भारी या अधिक, चलो भारी वृद्धि या अधिक वृद्धि, ठीक, अचानक भारी वृद्धि, क्या हो, भारी वृद्धि हो, अचानक बहुत ज्यादा, मतलब जो है वो स्त्री पुरुष बढ़ जाए, नंबर ज्यादा हो जाए, 2 गुनी 3 गुनी हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। किसी विशेष स्थान पर निश्चित समय अवधि में अचानक भारी वृद्धि, किसकी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को, अचानक जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे, इसे जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक, कहते हैं। अब ये जनसंख्या विस्फोट हुई होगी कभी ना कभी, तो कब हुई थी, अब मैं कुछ यहाँ पर डाटा लिखूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड का और अपनी इंडिया का कंपेयर करूंगा, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसे आप लाने को नोट करेंगे। तो पहले मैं विश्व की बात करता हूँ, देखो ये मैं जो पॉइंट लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा यहाँ पर विश्व का, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूंगा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या था, बात करते हैं आपकी 1900 ईस्वी में, ठीक है, कब की बात है भाई, 1900 में, 1900, 1900 में क्या थी, जो विश्व की जनसंख्या थी, विश्व की जनसंख्या वो 2 अरब थी, कितनी थी, 2 अरब, 1900 में। इसके बाद में 2000 आते आते, 1900 में थी, 2000 आते आते कितनी हो गई, 6 अरब हो गई। देखिए इसे बोलते हैं विस्फोट। 1900 में कितनी थी, 2 अरब, और फिर कितनी हो गई, 6 अरब हो गई, 3 गुनी हो गई ना। तो इसी को अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि होना ही क्या बोला जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इसके बाद में बात करेंगे 2011 में, क्योंकि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, जनगणना में यही काउंट किया जाता है, कितने स्त्री हैं कितने पुरुष, मतलब अटोट वहां की जनसंख्या क्या है, उस देश की जनसंख्या क्या है। 10 सेकंड, तो इसके बाद में बात करें 2011 में कितनी हो गई थी, पहले बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी, कितनी, 7 अरब। तो ये जो डाटा था ये था विश्व का, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इस हिसाब का डाटा था, पूरे विश्व की जनसंख्या थी वो ये थी। अब बात करेंगे हम अपनी भारत की, तो भारत की बात करते हैं, देखो पहले तो हम गुलामी थे 1947 से पहले, 1947 के बाद में जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद में जनगणना की गई, तो अब जनगणना में कितने नंबर निकल के आए हैं तो उनकी बात करते हैं। तो भारत की हम बात करते हैं यहाँ पर, भारत जो था 1947 में, क्योंकि 1900 में तो हम लोग गुलामी थे, इस टाइम पर तो हमारे हाथ में कुछ था नहीं, अब क्या करना, जनगणना जनगणना करानी है कि ना करानी है, कितने लोग हैं कितने नहीं, उनके बारे में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। 1947 में जब आजाद हो गए तो उस टाइम पर जो जनसंख्या थी वो थी 35 करोड़, कितनी थी, 35 करोड़। और 2000 2000 में कितनी हो गई थी ये, 2000 में जो थी ये 100 करोड़ हो गई थी, 100 करोड़ से अधिक थी, ठीक है, 100 करोड़, एक एवरेज वैल्यू मानते हैं 100 करोड़। तो अब आप जानिए कि 1947 में जहां 35 करोड़ थे और वो अब जाकर के 100 करोड़ हो गए यार, ठीक। और 2011 में आते आते, 2011 में आते आते कितनी हो गए, 121 करोड़ हो गए, कितने हो गए, 121 करोड़ हो गए। और अभी प्रेजेंट में जो मतलब ये डिजिटल जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या तकरीबन 140 से 45 करोड़ वहां की जा रही है,
ठीक। जो 2011 में 121 करोड़ थी, वो 145, मतलब 150 करोड़ समथिंग मान लो। ठीक है, तो राउंड ऑफ फिगर जो है वो आपका जनसंख्या का है। ये जो नंबर था ऊपर वाले जो विश्व का है, और नीचे वाली जो डाटा लिखा हुआ है ये अपने इंडिया का लिखा हुआ है। ठीक, इसकी बात हो गई। अब हमने बात की कि जनसंख्या के कारण क्या थे, बढ़े क्यों होते हैं। जनसंख्या विस्फोट, इतने से इतने सारे नंबर बढ़ना ऐसे नहीं बढ़ा होगा। ठीक, तो इसके पीछे कुछ रीजन रहे होंगे, कुछ कारण रहे होंगे। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के, जिससे ये वृद्धि हुई, विस्फोट हुआ, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या थे। तो एक नजर डालेंगे फटाफट कारण को लेकर के। तो मैं कुछ कारण यहाँ पर हाईलाइट करूंगा इधर, आप समझेंगे। सबसे पहला जो कारण है आपको समझना चाहिए, कारण, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या थे, ठीक, रीजन क्या थे। तो कारणों में क्या है, सबसे पहला कारण क्या है, फर्स्ट जो कारण था, जैसे अब उस टाइम पर, जैसे ये बहुत पहले की बात है, अब थोड़ा सा हल्की सी क्या हुई है, कम हुई है। ठीक, इसी को लेकर के भारत सरकार ने क्या किया, हम दो हमारे दो का नारा भी दिया है। ठीक, मतलब हम दो हैं तो बच्चे भी दो होने चाहिए। ठीक, तो कारण क्या है, सबसे पहली बात क्या थी, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी। दूसरी बात क्या थी, जन्म दर में वृद्धि। मृत्यु कम हो रही थी, जन्म ज्यादा ले रहे थे, जन्म दर में वृद्धि। ये कुछ कारण है। ठीक, इसके बाद में और भी कारण है इसके। और क्या कारण है, शिशु, जैसे पहले क्या होता था, जन्म के टाइम पर ही क्या था, बच्चा पैदा हुआ तो उसमें क्या है, बहुत कम चांस, कुछ रेयर केस में ऐसा होता कि मम्मी पापा, मतलब जो बच्चा जो है, शिशु और माँ, तो उनको खतरा रहता था, वो खत्म हो जाते थे। तो इससे हम बोलते हैं शिशु मात्र मृत्यु दर। क्या लिखेंगे, शिशु मात्र मृत्यु दर, मृत्यु दर में कमी। ठीक, में कमी थी, इस वजह से क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद में और क्या थे, और क्या कारण है, क्यों बढ़ रही है। तो और कारण क्या है, जो जनन योग्य दंपत्ति है, ठीक है, क्या लिखेंगे, जनन योग्य, या लिखेंगे जनन क्षम लिख देंगे, चलो जनन क्षम, क्षम मतलब योग्य, जो जन्म कर सकते हैं, जनन क्षम आयु वाले मनुष्यों की, जो जन्म क्षम मानव हैं, मनुष्य हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा थी। अधिकता भाई, जनन करने लायक जो है वो अधिक है, तो अधिक है तो जनसंख्या अवश्य बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक, तो ये कुछ रीजन है जनसंख्या वृद्धि के। ठीक है, ये क्या है, आपके कुछ रीजन है, इसमें कुछ आप अपने पास से और क्या अशिक्षा को जोड़ सकते हो, धार्मिक जो कुछ धारणाएं होती हैं उनको मान सकते हैं। ठीक, अब धार्मिक धारणा कैसी है, जैसे माना जाता है ऐसा, हमारे मतलब बाकी नहीं बाता है कि हिंदू धर्म में थोड़ा सा ये माना जाता है कि जो जिनके लड़का नहीं होगा तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वह लड़के की चाहत में क्या करते हैं, कंटिन्यू बच्चे करते रहते, जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो धार्मिक भी कुछ धारणाएं थी, इनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक, तो बहुत सारे कारण हैं आपके लिए, कुछ मनोरंजन के साधनों की कमी थी, अशिक्षा थी, ये सारे पॉइंट यहाँ पर ये मतलब कारण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या आते हैं, आपकी जनसंख्या के प्रभाव। जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो इसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सिंपल सी बात में बनना है एक लाइन में, देखो जो ये सब बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हमारे संसाधन है उनमें कंपटीशन होगी, मतलब बहुत सारे, एक चीज को पाने के लिए एक लोग हैं, आसानी से कोई भी करे, और चीज एक है, एक वस्तु है, और बहुत सारे लोग पाने के लिए, तो ऑब्वियसली बात में कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक,
जैसे जैसे इनके जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, इनके कुछ प्रभाव मैं यहाँ पर लिखूंगा और बात करूंगा किसकी, प्रभाव की। ठीक, तो प्रभाव में क्या होगा, सबसे पहले जो प्रभाव मैं क्या देख सकती हूँ भाई, क्या मिलेगा, खाद्य समस्या हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग होंगे तो खाद्य की समस्या। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या हो जाएगी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी। ठीक, इसके अंदर क्या हो जाए, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगी, रोजगार के लिए रोजगार की कमी हो जाएगी। चलो मैं पॉइंट ऐसे लिख दूंगा, रोजगार की कमी। ठीक, और क्या बढ़ जाएगा, इसके बाद में क्या हो सकता है, आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं अब भी आ जाएंगी, बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे आपके इसके। मतलब जनसंख्या के प्रभाव की बात करोगे तो आप, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 2 पेज ना भर दे, कि कम से कम 2 पेज आसानी से भर सकता है। जनसंख्या के प्रभाव से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक, तो ये कुछ क्या है आपकी जनसंख्या के कारण और उसके प्रभाव क्या होंगे। ठीक, उनकी बात हो गई। बाकी आप और अच्छे से लिख सकते हो बड़ा बड़ा करके, मैंने बहुत शॉर्ट में किया है जगह की वजह से। ठीक है, हमारे पास इतना स्पेस है नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से आप समझाने की, ताकि आप अच्छे से आराम से एग्जाम में लिख सको। ठीक, इसके बाद आगे जो पॉइंट आते हैं, अगला ये जनसंख्या जो बढ़ रही है तो इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब जो अगली जो हेडिंग पड़ेगी वो आप पढ़ोगे, जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय मैं आपको बता दूं, जनसंख्या को नियंत्रण हम कर सकते हैं 2 विधियों से। कौन कौन सी विधि है, एक करेंगे प्राकृतिक विधि से और एक होगी आपकी नेचुरल, मतलब बोले तो प्राकृतिक, को एक बोलेंगे आपकी कुछ बैरियर के रूप, मतलब आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम। ठीक, तो प्राकृतिक में कैसे कर सकते हैं, और बैरियर बोले तो बैरियर में कैसे कर सकते हैं। चलो बैरियर से आपका एक पॉइंट मुझे आया, चलो इसी में पहले लिख लेंगे। बैरियर में क्या होते हैं, कुछ रोधक, कुछ आपके रोधक यानी गर्भ रोधक हो सकते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, गर्भ रोधक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कि गर्भ निरोधक, एक अच्छी गर्भ निरोधक क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, उनकी बात करेंगे, ये सब थोड़ा सा मिटा दे इसके बाद में। ठीक है, चलिए। तो अब बात करेंगे इसके नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या कांड पढ़ लिए, ठीक है, समस्या पढ़ ली, क्या होता है, सारी चीजें हमने एक डिस्कस कर ली। इसके बाद हम डालेंगे हेडिंग आप लोग नियंत्रण। ठीक, तो इसके नियंत्रण क्या, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। मैं लिखूंगा शॉर्ट में हेडिंग डालूंगा नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय में क्या है, सबसे पहला जो है वो है प्राकृतिक उपाय। कुछ हम प्राकृतिक उपाय कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है हमारे रोधक, बैरियर कर बोलते हैं, रोधक, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आपका क्या आता है, रोधक के बाद में कुछ आपकी शल्य चिकित्सा आती है, ऑपरेशन करा के बात करेंगे, टेक्सोटोमी, ये सारी चीजें। ठीक, लेकिन अभी के लिए मैं ज्यादा नहीं, ये 2 ही पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, इसमें भी थोड़ा सा रह जाएगा, प्राकृतिक वाले पूरा खत्म करूंगा। ठीक है, वो फिर आगे कर देंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये 2 समझेंगे प्राकृतिक और रोधक में। तो रोधक की बात आती है, प्राकृतिक पूरा खत्म करेंगे, रोधक में थोड़ा सा पढ़ेंगे, अभी जानेंगे। तो रोधक में क्या होना चाहिए, जैसे आप कोई भी रोधक, कोई भी गर्भ रोधक जो भी बैरियर है वो यूज कर रहे हो, जैसे आपका कंडोम हो गया, ठीक है, यूज कर रहे हो, तो वो होना कैसे चाहिए, उसके एक परफेक्ट जो होगा, एक अच्छा रोधक के कुछ गुण होते हैं। ठीक, वो कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करूंगा। प्रभावी,
प्रभावी रोधक के गुण। ठीक, प्रभावी रोधक के गुण। तो रोधक होना कैसा चाहिए? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी रोधक आप यूज कर रहे हो, ठीक, जो भी रोधक आप यूज कर रहे हो वो प्रभावी होना चाहिए पहले। भाई जो आप कर रहे हो उसका इफेक्ट भी पड़े, ऐसा नहीं आप यूज कर रहे हो और जा करके फर्टिलाइज हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में ये फेल हो रहा है, तो ये प्रभावी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए, मतलब महंगा ना हो, सस्ता होना चाहिए। ठीक, सस्ता होना चाहिए, महंगा ना हो। इसके बाद क्या है, कम दुष्प्रभाव, मतलब जो आपका साइड इफेक्ट है वो या तो ना हो या हो तो नाम मात्र का हो। ठीक, कम दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट नाम का मतलब बहुत नाम मात्र का होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात क्या है, उपयोग में आसानी होनी चाहिए, उपयोग में आसान। अब उपयोग में आसान क्या है, अब भाई समझिए बेटा, कोई ऐसा नहीं, अब कोई भी बैरियर कोई भी रोधक यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेके थोड़ी नहीं आओगे, कोई लेके नहीं आता है। तो यहाँ क्या होता, उपयोग में आसान मतलब ये है कि आसानी से हर कोई उसे यूज कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं यूज करने से पहले बहुत बड़ा आपके लिए एक पर्चा दे दिया कि उसको पढ़ो, इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये करना है, कोई नहीं करेगा। ठीक, तो ये सारे पॉइंट होने चाहिए एक अच्छे प्रभावी रोधक में। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या सकते हैं, लिख सकते हो आप इसमें, यौन इच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यौन इच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए। बाधक नहीं होना चाहिए। ठीक, वो एक अच्छी रोधक की पहचान होती है, वो सारे ऐसे ऐसे होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, उपयोग में आसान चाहिए, साइड इफेक्ट कम से कम हो, नाम मात्र का हो, ठीक, और प्रभावी होना चाहिए। दूसरी बात, जो यौन इच्छा में है उसमें किसी पर कोई बाधा उत्पन्न ना करे। ठीक, तो वो क्या बोलेंगे, मतलब एक अच्छा क्या है आपका रोधक है। ठीक, तो ये बात इसमें भी आपकी रोधक में रोधक होते हैं, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं केवल जानेंगे आपके लिए क्या बताएंगे, जो प्राकृतिक उपाय होते हैं उनमें क्या कर सकते हैं। तो प्राकृतिक उपाय की बात करेंगे, आप लोग यहाँ से निरोधक हो गए, तो प्राकृतिक उपाय में कुछ प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी अपने आप सावधानी बरतते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट। अब इसमें देखो, प्राकृतिक में क्या हो रहा है, कुछ संयम बरतते हैं। संयम बरतने मतलब आपको जनसंख्या पे नियंत्रण लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से आपको कुछ संयम बरतना पड़ेगा। वो संयम क्या है, सबसे फर्स्ट जो है मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, वो होता है आपका आवधिक संयम या लयबद्धि। क्या बोलेंगे, आवधिक संयम। मैं फिर एक बात बोलूंगा यहाँ पर आपके लिए, ये जो मैं विधि बता रहा हूँ आपकी कार्बन नियंत्रण की, जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक विधि, ये 100% कारगर नहीं है। ठीक है, 100% ये कारगर नहीं है। कैसे नहीं, मैं सब बात बताऊंगा पहले आपको ओपन तरीके से, अच्छे से देखेंगे। देखो, आवधिक संयम क्या है, आवधिक संयम है जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इससे पहले चैप्टर में, जो अंडोत्सर्ग क्रिया होती है वो 14वें दिन होती है। ठीक, लेकिन ये 14वें दिन साइंस में लिखा हुआ है, बायोलॉजी में लिखा हुआ, पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर ही क्रिया होती है उससे एक्चुअल में खुद ज्ञान नहीं होता है कि कब क्या होता है। जब ब्लीडिंग होती है तब उसे आवाज होता है हाँ पीरियड चल रहे हैं। ठीक,
तो इस कंडीशन में होगा क्या, जो आबिस की मर्द है उसे इसमें जो नॉलेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो होशियार बच्चे, जो होशियार दंपति होते हैं उनके लिए है। तो क्या करते हैं इस टाइम पर आधे सही में क्या करते हैं, आपकी 10वें, तो जैसा कि हम पढ़ते हैं मास धर्म में 10वें से 17वें दिन तक, 17वें दिन तक संभोग नहीं करते, संभोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक, ये दिन आपने बचा दिए। ठीक है, मैं सिंपल बताऊं आपने, मतलब कोई भी दंपत्ति 10वें से 17वें दिन, क्योंकि इसी बीच में क्या होगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, उस टाइम पर अंडर रिलीज होगा और इधर से स्पर्म पहुंचेगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा मीन्स क्या, प्रेगनेंसी हो जाएगी और बच्चे होंगे। ठीक, यदि आपने ऐसे ये बच गए, यहाँ से कोई भी दंपत्ति बच जाता है तो क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, इतनी प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी मतलब क्या होगा, जनसंख्या कंट्रोल रहेगी, नियंत्रण रहेगी। ठीक, पहला पॉइंट आपका आधे से मतलब क्या है, 10वें से, मतलब कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपके लिए। 10वें से 17वें दिन तक क्या करना, संभोग नहीं करना। इस टाइम पर क्या होगा, आपकी जो अंडोत्सर्ग क्रिया होती है वो होती है। ठीक, आप अपने हिसाब से बड़ा करके ले सकते हो, मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा इस वजह से। ठीक, अगला पॉइंट जो है आपका दूसरा, सेकंड पॉइंट नोट करें। जैसे ये सेकंड, फर्स्ट हेडिंग थी आपकी आधे से ही, सेकंड आपका आता है वाह्य स्खलन। क्या आता है आपका, वाह्य स्खलन। इसमें क्या होगा, देखो ये तो मतलब थोड़ी सी है ही कठिन, ये इससे भी कठिन है। इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई भी मतलब एक पुरुष जो है वो संभोग कर रहा है, तो संभोग करते टाइम क्या होगा, लास्ट में क्या होता है, वीर सेचन होता है। वीर सेचन होता है, इट मीन्स क्या है, उसके सेशन से क्या होगा, वीर निकलेगा। और जैसे ही वीर निकलने को होता है, वीर निकलने से पहले क्या करे, वो अपने सेशन को क्या कर ले, बाहर निकाल ले। ठीक है, और वीर को बाहर निकाल दे। ठीक है, मतलब बोले तो योनि में ना निकाल के बाहर निकाल दे, इससे क्या होगी, प्रेगनेंसी के चांस नहीं रहेंगे। ठीक, इस पर अंदर नहीं पहुंच पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये आपका दूसरी जो हेडिंग है बाह्य स्खलन, इसमें आपको यही लिखना है, मैथुन के समय, मैथुन के समय लिंग को बाहर निकालकर वीर सेचन, वीर्य सेचन योनि से बाहर करना चाहिए, बाहर करना चाहिए। ठीक, तो इस केस में भी क्या होगी, प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होगी। ठीक, नाम मात्र होगी नहीं, लेकिन यहां तक आना मतलब डिफिकल्ट होता है, अपने आप में चैलेंजिंग काम रहता है। ठीक, इसके बाद में अगला कौन सा आपका, तीसरा पॉइंट आपका आता है, इसमें पढ़ते हैं स्तनपान अनार्तव। ठीक, स्तनपान अनार्तव क्या लिखेंगे, स्तन पान अनार्तव। तो स्तनपान अनार्तव क्या होता है, देखो इस टाइम पर क्या होती है, जो महिला होती है स्तनपान, ठीक, वो जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, ये जो समय रहता है प्रसव से 6 महीने तक। ठीक, किसी भी महिला की डिलीवरी हुई है, उसके आने वाले 6 महीना तक, 6 मंथ तक क्या होगी, 6 महीने तक क्या करें, उसको दुग्ध स्राव हो रहा होगा। जब दुग्ध का स्राव होता है उस टाइम पर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है, ठीक है, वो हाई होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, कि प्रोलैक्टिन क्या है, दूध को बनाता है, ऑक्सीटोसिन बाहर निकालता है, ठीक है, रिलीज करवाता है। इसी टाइम पर क्या होते हैं, जो आपके एफएसएच और एलएच हार्मोन्स होते हैं, जो आपके क्या करते हैं, जो मैंने पढ़ा था आपके लिए, जो ग्राफ बनाया था, याद करिए कुछ आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या होता है, जो एफएच एलएच होते हैं,
वो बहुत हाई होते हैं, तब जाकर के जो अंडपुटिका होती है वो फूटती है। लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, FH और LH होते हैं, इनका लेवल डाउन होता है। इट मीन्स क्या होगा, प्रेगनेंसी जो आपके जो मासिक धर्म होता है, ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो नहीं होता है। ठीक, इस टाइम पर संभोग करने से भी क्या होगा, करने से ना करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक, मीन्स क्या है भाई, वो चक्र ही नहीं चल रहा है, तो मासिक चक्र है वो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर नोट करेंगे, प्रसव के प्रसव के 6 माह तक, तो कहीं कहीं 4 हो सकता है, चलो मैं 2 लिख दूंगा, 4 या 6, 4 या 6 माह तक मासिक चक्र नहीं चलता, मासिक चक्र नहीं चलता। और जब ये नहीं चलेगा, नहीं चलता है, ठीक है, तो इस टाइम पर संभोग करने से भी क्या होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये कुछ प्राकृतिक के लिए मैंने 1 2 3 पॉइंट नोट किए हैं, ये आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। इसमें जो मैंने समझाया, FH और LH का लेवल होता है वो बहुत डाउन होता है, इस वजह से। दूसरा रीजन क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल हाई होता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होती है, महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बच्चे के लिए, ठीक, दूध पिला रही है, दूध निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए और दूध बनाने के लिए अलग अलग हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बाहर निकालता है, और प्रोलैक्टिन बनाता है, ठीक, बनाने में पड़ता है, तो उनका लेवल हाई होता है, तो इस टाइम पर क्या नहीं होती है, मासिक चक्र नहीं चलता है। ठीक, इसके बाद में एक और आती है, डाउनचिंग करके विधि आती है। डाउनचिंग जो है, डाउनचिंग विधि 4th नंबर में, थोड़ा सा जब आप अच्छी बुक पढ़ोगे तो उसमें एक और मिल जाएगी, चलिए मैं उसके बारे में समझा दूंगा। डाउनचिंग, देखो डाउनचिंग क्या होता है आप लोग समझेंगे, ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसी है विधि, या तो मतलब बहुत ज्यादा कोई एक्टिव हो तो तब ये कारगर होती है, कारगर होती है, ठीक है, अदरवाइज ये फेल होती है। तो कैसे फेल होती है, इसमें होता क्या है, जैसे इसमें क्या होता है आपके मैथुन के तुरंत बाद, जैसे संभोग हुआ, मैथुन के बाद क्या होते कहते हैं, मैथुन के तुरंत बाद पानी, और पानी में कोई भी आप एंटीसेप्टिक मिलाते हैं, बताते हैं, पानी के साथ एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक मिलाकर मिलाकर योनि को धोना चाहिए। ठीक, योनि को धोना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो आपके स्पर्म होंगे एंटीसेप्टिक क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, शुक्राणु को योनि से और गर्भाशय में पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगता है, केवल 90 सेकंड, 90 सेकंड का समय लगता है। 90 सेकंड हो गए तो स्पर्म होगा वो योनि से बाहर निकल चुका होगा, वो गर्भाशय पहुंच जाएगा, इसमें होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, आपको फैलोपियन ट्यूब होती वहां पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा तो अंडे मिल जाएगा, तो इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये विधि बिल्कुल ही फेली होती है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना आसान काम नहीं होता है कि तुरंत बाद में सारा करना। ठीक, तो बेटा ये आपका क्या था, कुछ आपके जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय, हम किस प्रकार कौन कौन सी विधि है इनका यूज करके हम प्राकृतिक रूप से जनसंख्या रोक सकते हैं, इनके हानि और लाभ क्या है उनको हम ऐसे कर देंगे। देखो हानि तो ये है, आपको इसमें किसी भी प्रकार के कोई भारतीय कोई आपको भारतीय कोई भी बैरियर वगैरह यूज नहीं करने होते। ठीक, हानि ये है कि ये 100% श्योर नहीं है, एक भी कोई सी भी विधि आप उठा लीजिए यहाँ से यहाँ तक, वो इसको छोड़ करके इसमें भी थोड़ा सा अंतर रहता है। इसमें क्या, क्योंकि अब कहीं कहीं 4 आता है, कहीं पर 6 आ जाता है, ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा गैप रहता है। और ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नामात्र हो सकता है, ये भी नहीं, और ये तो बिल्कुल, ये तो फेल ही है, बस पढ़ते हैं हमें से। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के कुछ आपके
रोधक कौन से होते हैं, कौन कौन से रोधक यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी आपके कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनकी बात। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।